चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है थेरेपीज़ इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी में किस तरीके से थेरेपी दी जाती है, किस तरीके से डिसीज़ेज़ को ट्रीट किया जाता है। तो पहले तो हम समझेंगे, ऑलरेडी हमने कल डिस्कस किया था कल के क्लास में, तो हमारे लास्ट वीडियो में है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझना होगा नेचुरोपैथी का तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो। जैसे कि नेचुरोपैथी एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है या इनको अल्टरनेटिव थेरेपीज़ भी बोल सकते हैं, थेरेपी भी बोल सकते हैं। तो इसमें किन तरीकों से हम किसी डिसीज़ को या किसी पेशेंट को ट्रीट करेंगे। तो जैसे कि बताया गया नेचुरोपैथी जो है ना वो में भी आयुर्वेदा की तरह है, हमारी बॉडी को 5 एलिमेंट से बनी है, इस तरीके से माना जाता है ना? हम सभी को पता है हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है। जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और एक कौन-सा है? कौन-सा है बताइए? शायद हुँ? हाँ, ये पाँचों एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी है। तो ऐसा नेचुरोपैथी भी इसी में बिलीव करती है। तो उनके अकॉर्डिंग अगर नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग भी इन पाँचों में कोई भी इम्बैलेंस होने की वजह से ही हमारी बॉडी में डिसीज़ेज़ होते हैं, ठीक है? तो दैट मीन्स अगर कोई भी डिसीज़ हुई है तो उसको ठीक करने के लिए इन पाँचों में से किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा, जो ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है बॉडी में। तो उसके लिए इसमें कुछ मेन थेरेपीज़ हैं, जैसे कि जस्ट अ मिनट जैसे कि है मड थेरेपी। जैसे अब हम इनको रिलेट करेंगे पांचों तत्वों के साथ में। जैसे कि हमारा आकाश तत्व है। आकाश मतलब जैसे हमने कल डिस्कस किया था, हमारी बॉडी में जहाँ पे भी स्पेस होता है, खाली जगह होती है, वो आकाश तत्व उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए फास्टिंग थेरेपी को अपनाया जाता है। फास्टिंग मतलब हम पेट को खाली रखते हैं। दैट मीन्स पेट को में जो आकाश तत्व है उसको हम बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है? तो फास्टिंग आता है आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए। उसके बाद हमारा दूसरा तत्व हुआ, ये हुआ आकाश। उसके बाद चलिए पृथ्वी को ले लेते हैं। पृथ्वी मतलब मिट्टी, है ना? मिट्टी पृथ्वी पे ही होती है ना? तो मड थेरेपी को इस्तेमाल किया जाता है अपने बॉडी के पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए। तो ये हुआ मड थेरेपी पृथ्वी तत्व के लिए। उसके बाद आएगा हाइड्रोथेरेपी मतलब जल तत्व के लिए। 3 हुए। उसके बाद कौन-सा बचा? अग्नि और वायु बचा। तो बताइए अग्नि के लिए कौन-सा होगा इनमें से? ये जो 5 आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें से अग्नि के लिए कौन-सा होगा? हाइड्रो कैसे होगा? हाइड्रो तो वाटर का मीनिंग होता है। हाँ, सन से अग्नि मिलती है ना? तो सन बात होगा अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए और जल तत्व को बैलेंस करने के लिए होगा हाइड्रोथेरेपी। तो इस तरीके से पाँचों एलिमेंट को बॉडी में बैलेंस किया जाता है। तो वी हैव अप्लाइड दिस एंशियंट विजडम इन आर डे टू डे लाइफ। मतलब हम जो प्राचीन काल से जो हमको चीज़ें बताई गई इतनी अच्छी चीज़ें, उनको आज के टाइम पे हम नेचुरोपैथी के थ्रू यूज़ करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो इन पांचों तत्वों को बैलेंस करने से ही सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, सारी बीमारियां कंट्रोल हो सकती हैं, ऐसा नेचुरोपैथी में बताया जाता है। जैसे कि आकाश तत्व कहाँ कहाँ है, केवल हमारे स्टमक में नहीं है, उसके अलावा वो हमारे कान की जो कैविटी है, कान में हॉलो जगह है, कैविटी है ना, वैसे ही हमारे खाली पेट एम्प्टी स्टमक में और भी जहाँ पे भी खाली स्पेस है वो सब आकाश तत्व है। बॉडी की जितने कैविटीज हैं वो उनको बैलेंस करने का काम करता है वो। दूसरा वायु, जैसे कि हमारे लंग्स के अंदर क्या है, एयर से फिल होते हैं हमारे जो लंग्स है वो ऑक्सीजन से फिल रहते हैं। तो वहां पे क्या है, वायु तत्व। और काम क्या करता है वो? वायु एक्सचेंज होती है, बॉडी अंदर से बाहर जाती है और बाहर से अंदर आती है। इस तरीके से हमारे लंग्स हमेशा फिल्ड रहते हैं वायु से। उसके अलावा अग्नि, अग्नि कहाँ होती है हमारी बॉडी में? डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव फायर के रूप में। जैसे हम बोलते हैं ना कि टाइम पे खाना खा लो, अदरवाइज क्या होगा, भूख तेज लगती है और उस टाइम अगर हमने खाना नहीं खाया तो भूख नहीं। अब जैसे समझिए आपका 8 o'clock, 8 o'clock आप डिनर करते हो रात को रोज। अब आपने बाहर हो, आप नहीं खा पाए खाना, तो 9 साढ़े 9 बजे जब आप घर आए तो आपको उतनी भूख नहीं थी। ऐसे कई बार होता है कि अब उतनी भूख नहीं है। तो क्या होगा, वो जो एक अग्नि
अग्नि मतलब एक डाइजेस्टिव फायर जब हमारे बॉडी में बनती है टाइम पे, जब हमारा टाइम हो जाता है, हमारी बॉडी में क्लॉक होती है, आपको पता है। तो वो फायर खत्म हो जाने के बाद में कोई अगर आप फिर खाना खा लिया तो वो खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अग्नि बंद हो गई, वो बुझ गई वो अग्नि। तो इस तरीके से अग्नि का काम होता है हमारे मेटाबॉलिज्म का, हमारे खाने को पचाने का। क्यों नहीं पचा वो खाना? क्योंकि अग्नि तो खत्म हो चुकी थी और हमने खाना लेके खा लिया। उसके अलावा जल तत्व जो है वो हमारा जितना भी लिक्विड सब्सटेंस है हमारी बॉडी में, जैसे कि ब्लड है और उसके अलावा हार्मोनल सीक्रीशंस है, वो सब काम होता है जल तत्व का। पृथ्वी, पृथ्वी है हमारे सॉलिड चीजें, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, बोन्स, टीथ, नेल्स, ये सब चीजें। ठीक है। तो अब हम इन पांचों को बैलेंस कैसे करेंगे, तो एक एक थेरेपी को थोड़ा सा जस्ट एक उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, जिससे कि आप एग्जाम में लिख पाए। तो बैलेंस करने के लिए, स्पेस के लिए हम फास्टिंग करेंगे। उसके अलावा यौगिक प्रैक्टिस में क्या करते हैं, फास्टिंग तो हो गया नॉर्मल, मतलब हमने इस अपने बॉडी में आकाश तत्व को अगर बैलेंस करना है तो हम फास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन हम अगर योगी हैं, हम योग भी करते हैं, तो योग में उसके लिए क्या है, स्पेस एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए हम करते हैं नौली क्रिया, है ना? नौली क्रिया करते हैं ना, पता है? और वो अग्निसार करते हैं। सॉरी, स्पेस के लिए नहीं होता, वो अग्नि के लिए होता है। नौली क्रिया जो होती है वो स्पेस एलिमेंट के लिए होती है। दूसरा जो एयर है, मतलब वायु तत्व, वायु के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, हम समझिए सुबह मॉर्निंग में घूमने जाते हैं, ठंडी हवा, फ्रेश एयर को इनहेल करने के लिए। उसके अलावा हमारे यौगिक प्रैक्टिसेस में क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं, है ना? प्राणायाम करके हम एयर से फिल करते हैं अपने एक एक सेल्स को। उसके अलावा तीसरा है फायर, मतलब अग्नि। अग्नि के लिए हम क्या करते हैं, सन बाथ करते हैं मॉर्निंग की। सन बाथ के लिए कोई भी टाइम में नहीं किया जाता, अदरवाइज हमारी बॉडी टैन हो जाएगी और उस जो सन रेज है वो उतनी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होती। बाद की हमारे लिए मॉर्निंग की, जब सूरज निकलता है ना, उस टाइम की सन रेज ही ज़रूरी होती है। तो सन बाथ हो गया नॉर्मल। और यौगिक प्रैक्टिस में अग्निसार क्रिया, अग्निसार से हम अपनी बॉडी में एक हीट को जनरेट करते हैं। तो वो हो गया फायर तत्व, मतलब अग्नि को बैलेंस करना। अब आया वाटर। वाटर के लिए हाइड्रोथेरेपी है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। हाँ, हाइड्रोथेरेपी के अलावा अगर हम यौगिक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जल नीति, जल नीति से हम वाटर एलिमेंट को अपनी बॉडी में बैलेंस कर सकते हैं। सबसे लास्ट आया अर्थ या पृथ्वी। पृथ्वी के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है मड थेरेपी, बट हम क्या करते हैं यौगिक प्रैक्टिसेस में, ये तो वही नेचुरोपैथी में के ट्रीटमेंट के साथ में हम योगा को भी पढ़ रहे हैं। तो नेचुरोपैथी में हम मड थेरेपी करेंगे और यौगिक प्रैक्टिस में भस्म लेपन वगैरह इस टाइप की चीजें भी होती हैं। उसके बाद कुछ आसनों के बारे में मैं बताती हूँ, जैसे कि स्पेस एलिमेंट के लिए सिंहासना, उष्ट्रासना, शवासना, ये होता है स्पेस एलिमेंट के लिए। और वायु के लिए होता है, अच्छा कुछ डिसीजेस भी पड़ते हैं, जैसे कि आकाश तत्व अगर इम्बैलेंस हो गया तो क्या क्या डिसीज हो सकता है। जब हमको डिसीज पता होंगे तो ही हम प्रॉपर थेरेपी ले पाएंगे उसके लिए, जैसे कि आपको पता है। तो डिसीज कौन सा हो सकता है, आकाश तत्व की वजह से हियरिंग लॉस, किसी किसी को सुनने में प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा सुनने की प्रॉब्लम्स होती है। तो उसके लिए वो क्या है, उनकी बॉडी का आकाश तत्व इम्बैलेंस हुआ है, हाँ कम या ज़्यादा हुआ है वो तत्व। तो और उसके अलावा टिश्यू डिस्ट्रक्शन, वॉइस का लॉस हो जाना, ठीक से बोल नहीं पाते, वहाँ पे भी आकाश तत्व इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। आसन कौन कौन से हैं आकाश तत्व के लिए, सिंहासना, शवासना, उष्ट्रासना। इसके अलावा भी कुछ है, हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा है वायु तत्व। वायु तत्व के इम्बैलेंस होने से क्या क्या चीज़ें होती है, निमोनिया, कफ, कंजेशन, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें कुछ कंजेशन आ जाना, प्रॉपरली हम सांस लेने और बोलने में हमको प्रॉब्लम होना, तो ये वायु तत्व की वजह से होता है। ये इसके लिए आसन है सुखासन, भुजंगासन, धनुरासन। उसके बाद तीसरा हमारा फायर या अग्नि तत्व। अगर अग्नि इम्बैलेंस हो जाए तो हमको हार्ट डिसीजेस हो सकते हैं और हाई बीपी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बर्निंग सेंसेशन फील हो सकता है छाती में, बर्निंग टाइप का एक जलन जैसे, तो ये अग्नि तत्व की वजह से होता है। तो इसके लिए कौन कौन से हैं उसको बैलेंस करने के लिए, सूर्य नमस्कार, व्याघ्रासन, उत्कट आसन। उसके अलावा वाटर एलिमेंट को अगर करना है तो ब्लड ब्लड अगर वाटर एलिमेंट
का बैलेंस डिस्टर्ब होता है, तो क्या हो सकता है, ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, यूरिन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकता है, मतलब जल तत्व से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। इवन हमको पीरियड्स में भी ओवरफ्लो या कम, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, एक्सेस फ्लो, और उसके अलावा बहुत कम फ्लो, ये सब चीज़ें भी उसकी वजह से हो सकती है हमको, वाटर एलिमेंट की वजह से। तो इसके लिए बद्ध कोणासन, मंडूकासन, एक पाद राजकपोतासन, ये सब आसन बेनिफिशियल है और काफ़ी हेल्पफुल है। अब है हमारा पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व के लिए की वजह से क्या क्या हो सकता है, स्किन के डिसीजेस होते हैं मेनली, बोन से रिलेटेड डिसीजेस, हमारे हड्डियां कमज़ोर होना, या इस तरह की चीज़ें, ट्यूमर्स वगैरह। तो इसके लिए पोजेस है माउंटेन पोज, ट्री पोज और बालासना वगैरह, ऐसे काफ़ी सारे हैं, हमने मेन मेन कुछ डिस्कस किए हैं। तो अब आता है थेरेपीज पे, एक एक थेरेपी को थोड़ा सा इन शॉर्ट पढ़ लेंगे, जैसे कि आप अपने एग्जाम में आप एकदम ब्लैंक ना रहे कि ये क्या है। तो चलिए फास्टिंग से ही स्टार्ट कर लेते हैं, पहली फास्टिंग थेरेपी को ही ले लेते हैं, आकाश तत्व को। तो फास्टिंग थेरेपी क्या है, जैसे कि हमको पता है, उपवास पढ़ा हुआ है हमने नाम, उप उप मतलब होता है, संस्कृत वर्ड है, उप मतलब नियर, मतलब अपने पास में, और वास मतलब रहना। तो टू सिट और स्टे नियर द लॉर्ड, ऐसा समझा जाता है। उपवास का मतलब हम ईश्वर के उतने करीब होते हैं, उतने नजदीक होते हैं उपवास करते हैं तो। टू कीप द लॉर्ड क्लोज टू योर हार्ट एंड माइंड, मतलब ईश्वर को अपने आसपास अनुभव करना ही उपवास है। बट हम करते हैं क्या, हम किस पे फोकस करते हैं, क्या आज हमको को फास्टिंग करके क्या क्या बनाना है, नई नई डिशेस, इवन यूट्यूब पे भी देख लेते हैं अब तो, बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें पता चल गई हैं। तो उपवास का पूरा मॉडिफिकेशन हो गया है, थोड़ा मैनिपुलेशन हो गया है। इन आयुर्वेदा उपवास इज वन अमंग ऑल स्पिरिचुअल थेरेपीज, मतलब उपवास भी अपने आप में थेरेपी है। हम उसको टाइम टू टाइम उपवास को अप्लाई करके हम काफ़ी सारी चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं बॉडी में। उपवास मतलब एक लंघन होता है, लंघन मतलब एक टाइम पीरियड में ही अपना मील को लेना, दैट विच प्रोड्यूस लाइटनेस ऑफ द बॉडी, मतलब उसकी वजह से हमारी बॉडी में एक हल्कापन हमको फील होने लगता है। अकॉर्डिंग टू चरक, उपवास इज द टाइप ऑफ लंघन थेरेपी। फादर ऑफ फास्टिंग डॉक्टर हार्बर्ट शेल्टन हैज़ रिटन लॉट्स ऑफ, हमारे इंडिया के, हमारे भारतीय टेक्निक्स हैं ये सब सारे, बाद में इनको दूसरे देशों में भी उनको समझ लिया गया कि हाँ ये ऐसे होता है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको उपवास वाला शो करती हूँ। तो कंसेप्ट क्या है उपवास का, लंघनम परमौषधम, मतलब लंघन मतलब एक गैप जिसको बोलते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन फ्रॉम सिंफुल एक्ट्स, खाने के बारे में नहीं बोला गया है, सिंफुल एक्ट्स से कंप्लीट अपने आप को अलग रखना। फास्टिंग कॉज इग्निशन ऑफ डाइजेस्टिव फायर, हमारे जो डाइजेस्टिव फायर है, जो खाने को पचाने का काम करती है, वो धीरे धीरे ना लो होने लगती है। वो प्रॉपरली हमारी जितनी अच्छी हमारी फायर रहेगी, डाइजेस्टिव फायर हमारी, उतना अच्छा हमारा खाना डाइजेस्ट होगा। और आपको पता है, जितना अच्छा डाइजेस्टिव हमारा सिस्टम होगा, उतने सारे सिस्टम हमारे हेल्दी रहेंगे, क्योंकि सारे सिस्टम का बेस ही है सारे। अगर ऐसे बोला जाता है कि अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर है तो आपकी बाकी डिसीजेस भी जल्दी ठीक हो सकते हैं, अगर कोई हो गई है तो। अदरवाइज तो सबसे पहला फोकस फास्टिंग, सॉरी, डाइजेशन पे किया जाता है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको पहले पेट साफ करने के लिए मेडिसिन देंगे, उसके बाद अपनी मेडिसिन खाने बोलेंगे वो, क्योंकि अगर पेट ही आपका ठीक नहीं है, अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं, तो कोई भी दूसरी मेडिसिन काम नहीं करेगी। फास्टिंग का नीड क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, द डाइजेशन इज लाइक अ फायर, इफ यू डंप टू मच फ्यूल ऑन द फायर ऑल एट वंस यू विल सिंपली पुट आउट द फायर। हम क्या करते हैं, जब हम फास्टिंग नहीं करते, जरूरत क्यों है फास्टिंग की, हम जब खाना खाते हैं तो हम कभी कभी ध्यान नहीं देते कि हमने क्या क्या और कितनी बार खा लिया, कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, कोई गैप नहीं होती है, कुछ भी चीज़ें खाते चले जाते हैं। तो आपको पता है, जब हम किसी चीज़ में कोई चीज़ों को भरते चले जाएं, डालते चले जाएं, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है, या उसके अंदर जो एक ताकत होती है, वो कम होने लगती है। वैसे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की कैपेसिटी कम हो जाएगी अगर हम उसको भरते चले जाएंगे चीज़ों से। कुछ भी, फ्रूट मिल गया तो फ्रूट खा लिया, कहीं गए तो चाय पी ली, चाय के बाद हमने कॉफ़ी पी ली, फिर हमने कुछ और बना के खा लिया, कोई टाइम टेबल हम कभी कभी मेंटेन नहीं कर पाते। तो ऐसे केसेस में फास्टिंग की बहुत ज़रूरत होती है। In the present worldwide situation, individuals can
कंटिन्यूअसली प्रेजेंटेड द वेरियस पॉइजनस सब्सटेंस। हम क्या करते हैं आजकल के टाइम में, हम बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइजनस सब्सटेंसेस को भी इनटेक कर रहे हैं। कैसे? किन किन के थ्रू? वाटर के थ्रू। आपको पता है हर चीज़ में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, तो हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं से टॉक्सिन जाते हैं। पानी के थ्रू जा सकते हैं। एयर भी आजकल टॉक्सिक हो गई है एयर, क्योंकि पोल्यूटेड है, इतनी सारी गाड़ियां चलती हैं, इतना सारा पोल्यूशन है, कहीं ना कहीं से हमारी बॉडी के अंदर ही जा रहा है ना? उसके अलावा हमारे जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से टॉक्सिन जा रहे हैं, हमारे खाने पीने के तरीके चेंज हो गए हैं, हम जंक फूड खाने लगे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पेट पे ओवर बर्डन हो जा रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, उसके फंक्शनिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। और कई तरह के डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हमको हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे इंटेस्टाइन से रिलेटेड, स्टमक से, लिवर से रिलेटेड बहुत से चीज़ें हमको हो सकती हैं इन सारी चीज़ों की वजह से। इम्प्योरिटीज़ भी है, हमारा लाइफ स्टाइल भी वहाँ पे कारण है, विच फर्दर लीड टू ब्लॉकेज ऑफ चैनल्स ऑफ द बॉडी, ब्रिंगिंग अबाउट डिफरेंट सिकनेस। और उसकी वजह से ये इम्प्योरिटीज़ एक बार बॉडी में गए तो हमारे चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं, और हमको अलग अलग तरह के डिसीज हो जाते हैं। पेट का डिसीज स्टार्ट होके वो बाकी दूसरी बॉडी के डिसीजेस में भी हमको दिख सकता है। और उसके अलावा अब फास्टिंग का मेथड क्या होता है, फास्टिंग कई टाइप की होती है, आपको पता है। अ, कुछ फास्टिंग हम ऐसी भी करते हैं जो कि हमारी स्पिरिचुअल फास्टिंग होती है, जैसे कि मंडे को हम किसी, उनको जोड़ दिया गया किसी न किसी ईश्वर भगवान के साथ में, जबकि देखा जाए तो फास्टिंग हमारे लिए साइंटिफिकली बहुत अच्छा होता है अगर वो प्रॉपर वे में हो। ऐसा नहीं कि हमारा फास्ट शिवरात्रि का फास्ट है या किसी और कोई भी फास्ट है तो हमने आज कुछ अच्छा सा बहुत सारा साबूदाना बना लिया और फास्ट की और 2-3 चीज़ें बना ली और हम दिन भर वही खाते रहे, तो फिर कुछ फास्टिंग का वहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। हमको फास्टिंग में अपने पेट को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देना है, अपनी पूरी जो मैकेनिज्म होती है डाइजेशन की, उसको पूरे को रेस्ट दे देना है, और कुछ घंटे के गैप पे हमको लिक्विड चीज़ें खाते रहना है, लाइक जूसेस हो गए, फ्रूट्स भी खा सकते हैं, लेकिन और कोई चीज़ें नहीं। हेवी सॉलिड स्पाइसी ये वो चीज़ें हमको फास्टिंग में कोई उसका अर्थ नहीं होगा, और फास्टिंग कुछ मतलब नहीं निकलेगा, कोई कुछ भी बेनिफिट्स हमको फास्टिंग के नहीं होंगे अगर हम उस तरीके से करते हैं तो। द फैक्ट दैट जीरो फास्टिंग मतलब जिसमें कोई भी फूड नहीं लिया जाता है, इट इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदा। देखिए, अगर ऐसा वाला फास्टिंग जिसमें कुछ भी नहीं लिया जाता, ऐसा फास्टिंग कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ऐसा फास्टिंग करना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ चीज़ें लेनी है, चाहे वो जूसेस हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो आप लेमन वाटर पे कर रहे हो फास्टिंग, समझ लो आपने सोचा है कि मुझे नींबू पानी पी के ही फास्टिंग करना है, तो वो काफ़ी अच्छा डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि बिना पानी, बिना अन्न, बिना कुछ भी लिए हम पूरा खाली पेट रहेंगे, तो उस वाले फास्टिंग से हमको नुकसान भी हो सकता है। वन शुड ड्रिंक वाटर व्हेनेवर फील थर्स्टी। कम से कम एटलीस्ट हमको पानी तो भी लगातार पीते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी की जिस पर्पज से हमने फास्टिंग किया है टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए, तो पानी पीने से वो टॉक्सिन्स बॉडी से रिमूव होंगे। यूरिन बार बार होगा और बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव होंगे। अगर हमने बिना पानी वाला फास्ट कर लिया, कुछ खाया ही नहीं, कुछ इनटेक ही नहीं किया, तो हमको नुकसान ही होने वाला है। और उसके बाद ड्यूरेशन भी डिपेंड करेगा कि ड्यूरेशन किस तरह के होते हैं। ऐसे सीज़न पे डिपेंड करता है, ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, अलग-अलग टाइप के फास्टिंग हैं। कुछ मॉर्निंग फास्ट होता है, मॉर्निंग फास्ट मतलब हम एक टाइम का खाना स्किप कर देते हैं। इवनिंग फास्ट होता है, हम रात का खाना स्किप कर देते हैं। डे फास्ट होता है, हम पूरे दिन का खाना स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट डे खाते हैं। तो ऐसे अलग-अलग अलग टाइप के फास्टिंग हमारे भारतीय संस्कृति में है। उसके अलावा कुछ टाइप होते हैं फास्टिंग के वो डिपेंड करता है फूड के टाइप पे। तो जैसे कि जूस फास्ट होता है, उसमें केवल जूस लिया जाता है। फलाहार उपवास होता है, उसमें केवल फ्रूट्स लिए जाते हैं। और एक होता है रॉ फूड फास्ट, उसमें केवल रॉ फूड लिया जाता है, कच्चा खाना केवल, लेकिन उसमें कोई भी चीज़ हम पका के नहीं खाते। इस तरह की चीज़ें, जैसे कि बटर मिल्क फास्ट होता है, उसमें केवल बटर मिल्क लेके बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है। केवल पानी पे फास्ट किया जाता है, वाटर फास्ट। वन आइटम फास्ट, एक ऐसा फास्ट जिसमें केवल एक ही चीज़ को कंज्यूम किया जाएगा, उसके अलावा दूसरी चीज़ को नहीं, ऐसा भी फास्ट होता है। इसके अलावा टाइम ड्यूरेशन के फास्ट होते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म, प्रोलॉन्ग्ड फास्ट। शॉर्ट टर्म 1 दिन के लिए होता है, प्रोलॉन्ग्ड फास्ट मोर देन 7 डेज़,
7 दिनों से ज़्यादा जो फ़ास्ट होता है, वो प्रोलॉन्ग्ड फ़ास्ट में आता है और मीडियम पीरियड का फ़ास्ट जैसे कि 1 दिन से ज़्यादा, तो प्रोलॉन्ग्ड में हम 9 डेज़ का जो करते हैं नवरात्रि वगैरह में, तो काफ़ी टाइप के फ़ास्ट हमारे भारतीय संस्कृति में है। तो फ़ास्टिंग का टाइप, फ़ास्टिंग कैसे करना चाहिए और नीड क्या है फ़ास्टिंग का, कंसेप्ट क्या है, ये हमने समझ लिया। अब अगर आपने प्रॉपर फ़ास्टिंग की है, तो उसके साइन एंड सिम्पटम्स क्या होंगे, वो समझ लेते हैं। प्रॉपर एलिमिनेशन ऑफ यूरिन, अगर आप प्रॉपर फास्टिंग की है आपने, तो आपके यूरिन का प्रॉपरली एलिमिनेशन होगा। जैसे कि हमने कल परसों के दिन आयुर्वेदा में हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में मल हैं 3 टाइप के, तो उनका टाइम टू टाइम एलिमिनेट होते रहना भी हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि जब हम पानी या बटर मिल्क या कोई भी लिक्विड मटेरियल लेते रहेंगे, तो हमारी बॉडी से प्रॉपरली यूरिन पास आउट होते रहेगा। तो दैट मीन्स और हमारी बॉडी से क्या होगा, डिटॉक्सिफाई हो जाएगी हमारी बॉडी, और फिर आपको काफ़ी लाइटनेस फील होगा बॉडी में, काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिविटी फील होगी। तो ये एक साइन हुआ प्रॉपर फास्टिंग से। दूसरा, बॉडी में पूरी बॉडी में एक लाइटनेस फील होगा। तीसरा, एक फ्रेशनेस फील होगी, एक प्योरिटी फील होगी हार्ट में, बिकॉज आपने किस तरीके का फास्ट किया है, यहाँ पे कोई तेल मसाला ऑयली चीज़ें आपने कंज्यूम नहीं की। आपने एक सात्विक तरीके से अपने आप को अपने बॉडी के मैकेनिज्म को, अपनी बॉडी के सारे सिस्टम को रेस्ट दिया है। तो एक प्योरिटी ऑफ हार्ट फील होगा है आपके माउथ में और थ्रोट में, आपको एक एक साफ सुथरापन, एक फ्रेशनेस फील होगी। उसके अलावा जब प्रॉपर फास्टिंग होती है तो ड्राउजीनेस फील नहीं होता, एक्सर्ट फील नहीं होता कि आप बहुत थके हुए हो। अगर आपने प्रॉपर फास्टिंग किया है प्रॉपर चीज़ों के साथ में, तो बिल्कुल भी आपको थकान और ड्राउजीनेस फील नहीं होगा। उसके अलावा बॉडी से प्रॉपर पसीना निकलेगा, और एक्सेसिव हंगर एंड थर्स्ट विद टेस्ट फॉर फूड। उसके बाद आपको जब आप फास्ट कर चुके होगे, उसके बाद आपको अच्छे से भूख लगने लगेगी। मतलब हमने जिस पर्पज से किया था कि डाइजेस्टिव फायर को इग्नाइट करने के लिए, डाइजेस्टिव फायर को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, तो वो चीज़ पर्पस हमारा सॉल्व होगा और हमको अच्छे से भूख लगेगी। कभी भी फास्टिंग के बाद में कोई भी ऑयली चीज़ों के साथ, स्पाइसी चीज़ों के साथ फास्टिंग को ब्रेक नहीं करना चाहिए। उसके बाद में लाइट खाना खाना चाहिए, एकदम हल्का, क्योंकि बॉडी को रेस्ट दिया है, मैकेनिज्म को फिर से स्टार्ट करना है, तो जितना लाइट फूड खाएंगे आपका फास्टिंग उतना सक्सेसफुल होगा। उसके बाद माइंड में एक शांति, एक रिलैक्सेशन फील होता है बॉडी के सिस्टम को आराम देने के बाद, और हमारे सेंस ऑर्गन्स पे एक कंट्रोल। और अगर आपने गलत तरीके से फास्टिंग किया है, तो क्या-क्या चीज़ें हमको फ़ील हो सकती हैं? इंक्रीज़्ड कफ दोष, कफ को बढ़ा सकता है अगर गलत तरीके से। गलत चीज़ें कैसे-कैसे हो सकती है, वो हमने डिस्कस कर लिया कि हमने बिना कुछ खाए कर लिया, हमने फास्टिंग को ब्रेक किया ऑयली स्पाइसी चीज़ के साथ, बहुत सारा पूरी पराठा और बहुत सारी ऑयली सब्जियाँ और बहुत सारी डिशेज़ एक साथ खा लिया, क्योंकि आज तो फास्ट था, आज तो ये सब बनेगा, और सारा का सारा हमने कंज़्यूम कर लिया, तो वो फास्ट आपका सारा दिन की मेहनत बेकार चली गई, ठीक है? उसके बाद लॉस ऑफ टेस्ट, टेस्ट भी चला जाता है कई बार, कफ दोष भी हो सकते हैं। और जब हम फास्टिंग को ब्रेक करते हैं और बहुत हेवी खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद ड्राउजीनेस और थकान भी आपको फील हो सकती है। तो ये इनएडिक्वेट फास्टिंग के साइन हैं, सिम्टम्स हैं। उसके बाद ज़्यादा फास्टिंग जब हो जाती है, ये पहले वाले जो फास्टिंग के थे ना, वो कम प्रॉपर आपने फास्टिंग नहीं किया। इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ हो सकती है? स्ट्रेंथ कम लगने लगती है बॉडी में, और लगातार हम इसी तरह का फास्टिंग करते रहें। बहुत से हमने लेडीज़ को देखा है कि वो क्या करते हैं, स्पिरिचुअली वो काफ़ी मतलब रिलीजियस मान लीजिए, उनका कुछ मन नहीं मानता उस चीज़ों के लिए। वो बोलते हैं कि नहीं, हम तो ये वाले फास्ट को तो हम बिना पानी के ही करते हैं, और करते जाते हैं, उनकी बॉडी उनको अलाउ नहीं करती, उनकी एज बढ़ते जाती है। उसके बाद में क्या होता है, धीरे-धीरे इस तरह की लगातार फास्टिंग से लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, हाँ, उसके बाद ड्राइनेस ऑफ माउथ और जॉइंट्स में पेन, इस तरह की चीज़ें लगातार इस तरह की गलत तरीके से फास्टिंग करने से हो सकती है। अब आई बात कि कौन एलिजिबल है फास्टिंग के लिए, कौन पर्सन, किस पर्सन को फास्टिंग करने की ज़्यादा, वैसे देखा जाए तो सभी कर सकते हैं। 15 डेज़ में एक बार हम एक टाइम का मील को स्किप कर सकते हैं। जैसे आपने लंच स्किप कर दिया और आपने शाम को खाना खा लिया, या आपने डिनर को स्किप कर दिया, आपने अगले दिन डायरेक्टली ब्रेकफ़ास्ट कर लिया। इस तरीके से आप कभी भी
15 डेज में आप एक बार ये भी फास्टिंग का एक टाइप ही है, कर सकते हो। बट जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, वो कौन से पर्सन है? पर्सन सफरिंग फ्रॉम फीवर, कफ, कंजक्टिवाइटिस, वॉमिटिंग्स जिनको बहुत ज़्यादा होता है, डायरिया हुआ है, हर्पीज हुआ है, स्किन डिसीजेज हैं, यूरिनरी डिसऑर्डर्स हैं, ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा मोटापा है, डायबिटीज़ है, और पर प्रॉपर करना पड़ेगा। हम बोलेंगे डायबिटीज़ के पेशेंट को बिना कुछ खिलाए हमने अगर फास्टिंग करवाया तो उनके लिए तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो प्रॉपर किसी चीज़ पे फास्टिंग करना चाहिए, ये हमने पता किया। उसके बाद डिसऑर्डर्स ऑफ द हेड एंड नेक और डाइजेशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, पेट में अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा बना रहता है तो उनको एक टाइम पीरियड में फास्टिंग करते रहना चाहिए प्रॉपर वे में। डिसीजेस ड्यू टू आर्म, उसके बाद फास्टिंग इज कंसिडर्ड टू बी द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन डिसीज ऑफ माइल्डर इंटेंसिटी। कोई भी डिसीज माइल्डर इंटेंसिटी पे हो तो ही फास्टिंग काम करेगा। अगर वो डिसीज बहुत सीवियर लेवल पे चला गया है तो फास्टिंग काम नहीं करेगा, तब वो डॉक्टर के पास जाके आपको उसका ट्रीटमेंट लेना ही है। ऐसा नहीं कि बहुत फीवर है, बहुत काफ़ी हम सोचेंगे फास्टिंग से ठीक कर लेते हैं, नहीं। वो केवल माइल्ड इंटेंसिटी का डिसीज हो तो हम घरेलू उपचार और इस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं। अब ऐसा पर्सन कौन है जो फास्टिंग नहीं कर सकता? जिनको बहुत ज़्यादा वात दोष बढ़ा हुआ है, वो पर्सन, जिसको बहुत ज़्यादा भूख और प्यास हमेशा लगती है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, तो उनको भी नहीं करना चाहिए। उसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करना चाहिए। उसके बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे और बहुत ओल्ड एज जो पर्सन होते हैं, उन लोग को नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके खाने-पीने का कोई टाइम टेबल नहीं होता और वो खाते भी बहुत कम हैं, तो वो थोड़ा-थोड़ा सारे दिन खा सकते हैं। उनको ऐसी कोई फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। और जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले लोग हों, जिनको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो, उन लोग को भी नहीं करना चाहिए। अ, फूड, कौन-सा फूड लेना चाहिए ड्यूरिंग एंड आफ्टर फास्टिंग? खा आपके फास्ट के बीच में और जब आप फास्ट को ब्रेक करते हैं तब। तो कौन-कौन सा क्या-क्या चीज़ें आप ले सकते हो? फ्रेश वाटर ले सकते हैं, रूट्स जैसे कि हम खाते हैं ना, रूट्स वाली चीज़ें खाते हैं हम। क्या-क्या आता है उसमें? रूट्स वाली चीज़ों में हम पोटैटो खाते हैं जनरली, है ना? तो रूट्स वाली चीज़ें, हाँ, स्वीट पोटैटो भी खाते हैं। तो रूट्स को हम प्रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रूट्स, मिल्क ले सकते हो, आपकी कोई दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, वो ले सकते हो। और अ, उसके अलावा इन सब चीज़ों को हम ले सकते हैं। और जब हम फास्टिंग को ब्रेक करते हैं तो हमको काफ़ी सिंपल, उसमें तो बताया गया है आयुर्वेदा में कि जो राइस होता है उसको एकदम पका के बहुत मतलब सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी वाला वैसा कुछ खाना चाहिए, मतलब एक तरह से दलिया खिचड़ी जिस टाइप की चीज़ होती है ना वैसा खाना चाहिए, बट हम में से शायद कोई भी वैसा नहीं करता। हम लोग बहुत हेवी डाइट फास्टिंग के बाद लेते हैं, तो हमको अगर पता चल गया है तो कम से कम उसको थोड़ा लाइट कर सकते हैं। और ये भी पता है कि दिन भर के फास्टिंग के बाद हम डिनर करते हैं, फास्टिंग के बाद में, तो वैसे भी डिनर हमारा लाइट होना चाहिए। ऊपर से हमने क्या किया, फास्टिंग करके और हैवी कर लिया तो और ही ज़्यादा नुकसानदायक हो गया। तो उसको लाइट रखिए, उसमें क्वांटिटी और चीज़ें कम रखिए। फास्टिंग से क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं? ये हमारे ब्रेन को थोड़ा-सा काफ़ी, ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है उसको एनहांस करता है। हमारी मेमोरी को एनहांस करता है और हमारे एजिंग प्रोसेस को, हमारे जो बूढ़े होने की जो स्पीड है उसको थोड़ा-सा स्लो डाउन करता है फास्टिंग। प्रॉपर वे में फास्टिंग होना चाहिए। ये बात बार-बार बोली जा रही है कि फास्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए तभी ये सब होगा। एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करेगा, कैंसर के सेल्स को डेवलप होने से रोकता है फास्टिंग, और हाइपरटेंशन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और स्पिरिचुअल तो स्पिरिचुअली अच्छा ही है कि हम आपको अपने आप को कनेक्टेड फ़ील कर सकते हैं ईश्वर के साथ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फास्टिंग का इंट्रोडक्शन। दूसरी चीज़ अब हम लेंगे इसमें से, जस्ट अ मिनट, हाइड्रोथेरेपी लेते हैं जल तत्व के लिए। जल तत्व, हाइड्रोथेरेपी इज अ टाइप ऑफ फिजिकल थेरेपी दैट यूटिलाइज वाटर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मैनी फॉर्म ऑफ रिलीफ। हम इसमें नेचुरोपैथी में क्यों है, क्योंकि नेचर से ही हमको मिला है। फास्टिंग हमें नेचुरल चीज़, नेचुरली हम कर रहे हैं ना, कोई हम उसके लिए मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ें। हाइड्रोथेरेपी में हम जल को यूज़ करके अपने आप को थेरेपी दे रहे हैं। तो ये एक
नेचुरोपैथी का एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम कई सारे डिसीजेस को क्योर कर सकते हैं और अपने आप को फिजिकली फिट रख सकते हैं. हाइड्रोथेरेपी इज a branch of nature cure. It is a treatment of disorder using different form of water. वाटर के अलग अलग फॉर्म को यूज करके हम अपनी डिसीजेस को डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकते हैं. तो कई टाइप के हैं इसमें बात जिससे हम एनीमा है, हाँ, और उसके अलावा अलग अलग टाइप के बात हैं जैसे कि हिप बात होती है, स्पाइनल बात होती है, एक सेकेंड, स्पाइनल बात है, स्टीम बात है, फूट बात है, आम बात है. तो इस तरह की चीज़ों को यूज़ करके हम अ, अपने आप को काफ़ी सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं. जैसे कि बात में आएगा हिप बात, इसमें कोल्ड, न्यूट्रल, हॉट और कई टाइप के बात आते हैं. स्पाइनल बात में फिर कोल्ड और न्यूट्रल, इसके बाद फूट और मतलब बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को हम अलग अलग टेम्परेचर के पानी के साथ में बात लेके वहाँ के डिसीजेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है इसमें. इसके अलावा एनीमा है, इमर्शन बात है, एनीमा भी दिया जाता है ना. वेजाइनल इरिगेशन, न्यूट्रल इरिगेशन, हॉट इरिगेशन. उसके अलावा कोलोन हाइड्रोथेरेपी, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग एंड फ्लशिंग आउट कोलोन और लार्ज इंटेस्टाइन. अपनी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना उसको क्लीन करने के लिए भी एक हाइड्रोथेरेपी दी जाती है. द ट्रीटमेंट इज सिमिलर टू एन एनीमा बट इज मोर एक्सटेंसिव. इट यूजेस क्लियर फिल्टर्ड वाटर अंडर जेंटल प्रेशर विदाउट पेन. मतलब इसमें भी एक एनीमा की तरह ही दिया जाता है. उससे क्या होता है, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है जहाँ पे हमारा बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है, हमारा जो मल है जिस जगह पे स्टोर होता है, उस पोर्शन को क्लीन किया जाता है हाइड्रोथेरेपी के द्वारा. द नंबर ऑफ सेशन विल डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल. मोस्ट पीपल रिक्वायर अ सीरीज ऑफ 3 to 6 ट्रीटमेंट टू रिसीव थ्रू क्लींजिंग ऑफ कोलोन. कोलोन को क्लीन करने का काम करता है. मतलब हाइड्रोथेरेपी के थ्रू हम अपने बड़ी आंत को हम उससे क्लीन कर सकते हैं. मतलब अलग अलग टाइप होते हैं, केवल ये एक टाइप नहीं है, बहुत सारे टाइप के बात हैं, बहुत सारे टाइप के एनीमा है. और उसके अलावा जैसे कि प्रिंसिपल क्या है हाइड्रोथेरेपी का, वार्म बेड कैसे काम करता है, मतलब पानी के थ्रू कैसे डिसीज ठीक होता है. जो गर्म पानी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, एक ऐसा टेम्परेचर जो हमारी बॉडी उसको बियर कर पाए, सहन सस्टेन कर पाए, ऐसा वो हमारे मसल्स हैं जो हैं हमारी बॉडी में और जो जॉइंट्स हैं उनको रिलैक्स करता है एक्चुअली अंदर जाने के बाद में. दिस रिड्यूसेस स्ट्रेन ऑन योर जॉइंट्स एंड मसल्स. और वो क्या करता है, हमारे मसल्स और जॉइंट्स में जो भी स्ट्रेन आया है, जो भी प्रॉब्लम आई है, उसको रिड्यूस करने का काम करता है. इसके अलावा इट हार्डर to move through water than air because of the resistance. This help you to build muscle strength. और इसकी वजह से हमारे मसल्स में स्ट्रेंथ मिलती है हमारे मसल्स को. इसके लिए क्या होता है, हमारे मस्कुलर जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है हाइड्रोथेरेपी. क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आर्थराइटिस के लिए हम हाइड्रोथेरेपी ले सकते हैं, सेरिब्रल पाल्सी के लिए ले सकते हैं, और मल्टीपल मल्टीपल स्क्लेरोसिस, न्यूरोपैथी, पार्किंसन डिसीज, बर्न इंजरीज. उसके अलावा प्रेगनेंसी में भी बार कई जब जहाँ रिकमेंडेड हो वहाँ पे हाइड्रोथेरेपी को यूज़ किया जा सकता है. मतलब इतनी सारी चीज़ें नेचर ने हमको दी हैं कि अभी हमने उपवास से देखा कि उपवास करके हम कितनी सारी डिसीजेस को ठीक कर रहे थे. उसके बाद हम जल से, केवल पानी से कितनी सारी डिसीजेस को ठीक कर सकते हैं. रिस्क और कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं जैसे कि स्लिपिंग, मतलब उस पे पानी मतलब काफ़ी केयरफुली करना चाहिए. कहने का मतलब है अंडर ऑब्जर्वेशन किसी प्रॉपर जो उसको सीख रहे हैं, जो उसके एक्सपर्ट्स हैं हाइड्रोथेरेपी के, उनके थ्रू ही करवाना चाहिए. अदरवाइज हम खुद से करने की कोशिश करेंगे और अगर हमको उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी टाइप की चीज़ें हो सकती है. गज पानी का टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए, ज़्यादा गर्म पानी से भी दिक्कत हो सकती है हमको. तो इस तरह की चीज़ों को हमको हाइड्रोथेरेपी में ध्यान रखना है. काफ़ी टाइप के आपको इन टॉपिक को सर्च करना है और सर्च करके इन पे नोट्स बनाने हैं. ठीक है, उसके बाद में आएगा हमारा, देखिए यहाँ पे तो तीसरा है हमारा सन बाथ. नहीं, हाँ, सन बाथ को ले सकते हैं. हम थोड़ा समझ लेते हैं इनको कि सन बाथ या मतलब सन के थ्रू हम कैसे अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं. यहाँ तक समझ में आया तो हैंड रेज कर दीजिए.
हुँ, ठीक है। तो सन बाथ के लिए उन्होंने ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं। सन के लिए हम अपनी सिंपली आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि हम सन बाथ के लिए मॉर्निंग आवर्स के जो स्टार्टिंग में जब सूरज निकलता है उस टाइम की जो रेज़ होता है उनको हमको थोड़ा बॉडी में जाने देना चाहिए अपनी बॉडी में। उसके अलावा जो सन रेज़ होते हैं उनको अलग-अलग कलर के साथ यूज़ करके ये भी नेचुरोपैथी का ही पार्ट है क्रोमेटोथेरेपी। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम अ, हमारी बॉडी में वही सन रेज़ डिफरेंट डिफरेंट कलर के थ्रू जाएँगी तो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिसीज़ेज़ को ठीक करेंगे। कलर क्या करता है? कलर का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। कलर और क्रोम जिसको बोलते हैं क्रोमोथेरेपी इज़ एन अल्टरनेटिव रेमेडी दैट यूज़ेज़ कलर और लाइट टू ट्रीट फिज़िकल और मेंटल हेल्थ बाय बैलेंसिंग द बॉडीज़ एनर्जी सेंटर। ये क्या करते हैं हमारे बॉडी के जो एनर्जी सेंटर्स हैं मतलब चक्र हैं जो हमारे, उनको बैलेंस करके हमारे बॉडी को डिसीज़ेज़ को ठीक करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जितने भी चक्रास हैं वो किसी न किसी सिस्टम से कनेक्टेड है। सिस्टम मतलब ऑर्गन, ऑर्गन मतलब हमारे टिश्यूज़, टिश्यूज़ मतलब हमारे सेल। तो चक्रास को बैलेंस करके उनसे रिलेटेड हमारे सिस्टम्स को करेक्ट करने का काम करते हैं। तो क्रोमोथेरेपी यूज़ ऑफ लाइट ऑफ स्पेसिफिक कलर टू ट्रीट हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो अलग-अलग कलर का अलग-अलग महत्व होता है जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। कलर क्या है? कलर को क्यों इतना महत्व दिया गया है? कलर इज़ अ लिविंग एनर्जी मतलब सन रेज़ को तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में केवल सन रेज़ अब सिंपली आप धूप जो है, अब जैसे बताया गया सुबह 6 साढ़े 6 7 बजे जब सूरज जनरल उगता है, उसके पहले भी लेकिन उसके पहले उतनी धूप में उतना ज़्यादा तेज़ नहीं होता। तो 6 साढ़े 6 7 के अंदर की धूप हमारे लिए बेनिफिशियल है, उसके बाद की नहीं, है ना? तो अगर उसी धूप को अगर हम अलग-अलग कलर के थ्रू लेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है? तो कलर इज़ अ लिविंग एनर्जी एंड अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। लाइट की ही एक प्रॉपर्टी है। लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सन। क्योंकि सन की जो रेज़ हैं उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो इनको हम और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं अपनी तरफ से कलर्स को ऐड करके। तो क्या प्रिंसिपल है क्रोमेटोथेरेपी का मतलब ये जो ये वाली जो है हमारे बॉडी में अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं? कलर थेरेपी इज़ बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट डिफरेंट कलर्स इवोक डिफरेंट रिस्पॉन्सेज इन पीपल मतलब अलग कलर से अलग एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है हर लोगों में। सम कलर्स आर स्टिमुलेटिंग सम आर सूदिंग मतलब कुछ कलर्स कैसे होते हैं कुछ हमें कुछ स्टिमुलेट करने का काम करते हैं और कुछ कलर्स हमको एकदम रिलैक्स करने का काम करते हैं। तो हमको बॉडी में क्या डिसीज़ हुआ है, उसमें किस कलर की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग थेरेपी वहाँ दिया जाता है कि हमको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है या हमारी बॉडी का कोई पार्ट, कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा तो उसको स्टिमुलेट करने की ज़रूरत है। तो उस पर डिपेंड करेगा कि कलर कौन-सा यूज़ करना है। कलर्स इम्पैक्ट वन्स एनर्जी लेवल कलर क्या करते हैं? एनर्जी लेवल पे इम्पैक्ट करते हैं, मूड पे इम्पैक्ट करते हैं, एपेटाइट, इमोशंस और साथ ही साथ आपके डिसीजन मेकिंग पे भी कलर्स का बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए बोला जाता है ऑफ़िस है तो ये कलर करो वॉल्स पे, किचन है तो ये कलर करो, योगा एक्सरसाइज़ करते हो तो उनके वॉल का कलर ऐसा होना चाहिए क्योंकि कलर भी हमारे मूड पे और हमारे हर पूरे बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कलर्स का। कल ऐसे बोला जाता है ना ये वाला कलर पहनिए, क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपको जो सूट होता है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है बॉडी में, वो कलर बताया जाता है जिससे कि आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए कलर के थ्रू। कलर कम फ्रॉम द डे लाइट व्हिच कंटेन्स ऑल 7 कलर्स मतलब धूप में जो कलर्स हो धूप जो आती है ना, उसमें सारे ये कलर्स होते हैं। बट हम क्या करते हैं एडिशनली अपनी तरफ से भी लाइट को ऐड ऑन करके और ज़्यादा उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो हमको जो सनलाइट मिलती है उसमें कौन-कौन से कलर्स होते हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। Researchers validate the importance of color in treating diseases like जैसे कि उन्होंने बताया कि कलर से क्या-क्या इम्पैक्ट हम पे पड़ सकता है। रिसर्चर्स ने बताया जैसे कि ब्लू कलर को अगर हम देखें, लुकिंग एट ब्लू कलर हैज़ बीन शोन टू लोअर द ब्लड प्रेशर मतलब वो ब्लड प्रेशर को स्लो डाउन करता है। तो किसके लिए हेल्पफुल रहेगा? जिनका बीपी हाई है, तो उनको हम ब्लू कलर की थेरेपी दे सकते हैं ब्लू लाइट के साथ मतलब लाइट में ब्लू कलर के साथ उनको थेरेपी देने से उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो
क्यों होगा? क्योंकि ब्लू कलर नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने का काम करता है। तो इस प्रिंसिपल पे क्रोमेटोथेरेपी काम करती है। ईच कलर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 7 चक्रा ऑफ द बॉडी। इन सारे जितने भी 7 कलर हैं धूप में हमारी जो सनलाइट है उसमें 7 कलर है। वो सातों कलर बॉडी के सातों चक्रों से कनेक्टेड है। तो कौन से चक्रों को बैलेंस करने के लिए स्पेसिफिक कलर उसको दिया जाए तो हमारी बॉडी हेल्दी रह सकती है, डिसीज फ्री रह सकती है। कलर थेरेपी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट कलर क्रिएट एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। कैसे काम करती है? और एक प्रिंसिपल है बताया कि हर एक कलर हमारे माइंड में एक अलग इलेक्ट्रिक इम्पल्स तैयार करता है ब्रेन में। और वो जैसे ही हमारे ब्रेन में गया वैसे ही किसी एक स्पेसिफिक हार्मोन को वो स्टिमुलेट करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो हार्मोन के अकॉर्डिंग बायोकेमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी हमारी बॉडी में जो कि रुकी हुई थी। हमने उस कलर से थ्रू उसको स्टिमुलेट करवा दिया उस हार्मोन को और वो अपना काम करने लगा। ठीक है। अब चक्रास के साथ में कौन कौन से कलर एसोसिएटेड है? तो वॉयलेट कलर है हमारे क्राउन चक्रा के लिए, मतलब जो टॉप ऑफ द हेड हमारे सर के सबसे ऊपरी भाग पे जो होता है वॉयलेट। उसके बाद इंडिगो, वो इंडिगो मतलब ब्राउन, सॉरी, हमारा आज्ञा चक्र आईब्रो के बीच में। इंडिगो कलर जो है वो हमारे आईब्रो के बीच में आज्ञा आज्ञा चक्र को स्टिमुलेट करता है। तीसरा है ब्लू, वो हमारा विशुद्धि चक्र मतलब थ्रोट पोर्शन पे काम करेगा। ग्रीन कलर हार्ट के लिए अच्छा होता है, अनाहत चक्रा। येलो कलर सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्रा के लिए, नेवल रीजन के लिए। ऑरेंज कलर सैक्रल चक्रा स्वादिष्ठान चक्रा के लिए। और रेड कलर हमारा बेस, हमारा स्पाइन का जो बेस है मतलब हमारा मूलाधार जो चक्र है वो रेड कलर से स्टिमुलेट होता है, मतलब उससे रिलेटेड कनेक्टेड जो भी सिस्टम है वो रेड कलर से हेल्दी होंगे, डिसीज फ्री होंगे। तो चक्रा हम सभी को पता है, चक्रा क्या है? हमारी बॉडी में एनर्जी के सेंटर्स हैं और वो अगर ब्लॉक्ड ना रहे, वो अगर पूरी तरह से एक्टिवेटेड रहे तो हमारी हेल्थ अच्छी होती है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। ईच कलर हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर एनर्जी। जैसे कि हमको पता है हर कलर की एक डिफरेंट एनर्जी है। द एनर्जी रिलेटिंग द ईच ऑफ दीज स्पेक्ट्रम कलर्स resonates with the energy of the 7 main chakras. अब कलर्स कौन कौन से डिसीजेस को ठीक कर सकते हैं? जैसे कि रेड कलर रिप्रोडक्टिव और जेनाइटल ऑर्गन्स के डिसीजेस को ठीक कर सकता है। ऑरेंज कलर किडनी और एड्रिनल ग्लैंड को हेल्दी रखेगा। येलो कलर लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड डिसीजेस को। ग्रीन कलर हार्ट के लिए अच्छा है, आपके लंग्स के लिए अच्छा है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अच्छा है। ब्लू कलर थायराइड और मेटाबॉलिज्म के लिए। इंडिगो हमारे विजडम, इंट्यूशन और हमारे स्लीप, अच्छी नींद के लिए। उसके बाद वॉयलेट हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारे ड्रीम और अगेन हमारे स्लीप साइकिल को अच्छा रखने के लिए। कुछ हम कलर्स का कॉम्बिनेशन भी कलर थेरेपी में यूज़ करते हैं, जैसे कि रेड ब्लैक। वांट टू फील कॉन्फिडेंट, अगर अच्छा जल्दी कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं, रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। वांट टू रिलैक्स, यूज ग्रीन। नीड टू बी क्रिएटिव, गो ब्लू। नीड टू फोकस, यूज ब्लू। फीलिंग टायर्ड, यूज रेड। इसीलिए जनरली बोला जाता है योगा के क्लासेस में एक्सरसाइज जहाँ करते हैं या आप जो क्लोथ्स पहनते हैं उस टाइम पे उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा रेड कलर हो, जिससे कि आप में एक एनर्जी बनी रहे, आप जल्दी थको नहीं, क्योंकि रेड कलर जो होता है थोड़ा एंथुजियाज्म हमारे अंदर लाता है रेड कलर। और और इंटरेस्ट को रखने के लिए, किसी चीज में इंटरेस्ट अपना एज इट इज बना रहे तो येलो को यूज करना चाहिए कलर्स को। नीड टू कनेक्ट विद योर इंट्यूशंस, अगर अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होना चाहते हैं तो पर्पल कलर को यूज कीजिए। वांट टू लुक स्मार्ट, गो फॉर ब्लू। एक्सरसाइज के टाइम पे रेड आउटफिट पहन सकते हैं। वांट टू फील एनर्जेटिक एंड हैप्पी, कंबाइन ऑरेंज एंड येलो। नीड टू बी काम, अगर आपको रिलैक्स होना है, आपको शांति चाहिए, आपको पीसफुलनेस चाहिए तो यूज पेस्टल ग्रीन विथ ब्लू। इस तरह से बहुत सारी, इस तरह की थेरेपी में बहुत सारे अलग अलग और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम अच्छा अपने आप को रख सकते हैं। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है? सेफ और पेन फ्री थेरेपी है, ये पूरी तरह से सेफ है।
सो इट कैन बी यूज फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट ऑल्सो। हम ओल्ड एज पर्सन और बच्चों को भी थेरेपी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई उनको किस तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है, पूरी तरह से सेफ है, पेन फ्री है। तो नेचुरल हीलिंग का ही एक प्रोसेस है। तो हमको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कलर थेरेपी के बारे में पता चली क्या है, और कंक्लूजन डेंजर क्या। कलर थेरेपी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट हीलिंग थेरेपी। बहुत पुरानी है ये, अभी का नहीं है, सब कंसेप्ट बहुत पुराना है। अगर कलर हार्म कर सकते हैं, कलर सॉरी, अगर हमको हील कर सकते हैं तो हमको हार्मफुल भी हो सकते हैं। इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि हमको किस कलर की ज़रूरत है, हम उसी कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जिस जो ऑलरेडी हमको ज़रूरत नहीं है और जो हमको नुकसान कर सकता है, वो कलर हम क्यों यूज़ करें, है ना? तो रेड लाइट क्या करता है, इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को। अगर हमको ये बात नहीं पता और हम ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में है रेड लाइट के, तो हमको हमारा वो क्या कर सकता है, इन और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा, बूस्ट कर देगा ब्लड प्रेशर को, तो हमारे लिए परेशानी बढ़ जाएगी। तो हमको कोई भी थेरेपी इस्तेमाल करने से पहले उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए बताया जाता है कि कितनी भी सेफ हो, लेकिन अगर नॉलेज प्रॉपर नहीं है तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है। ठीक है? तो अगर जिसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, वो लाइट को, रेड कलर को ना यूज़ करके ब्लू कलर को यूज़ करे, जिससे कि उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए और उनको आराम मिले। हरामा अल्टीमेट हमारा गोल ये है ना कि उनको आराम मिलना चाहिए, उनको रिलीज़ होना चाहिए प्रॉब्लम उनका। पीपल विद अ हिस्ट्री ऑफ स्किन कैंसर, सिस्टेमिक लम्प्स और शुड अवॉइड ऑल्सो दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। जिनको कोई स्किन कैंसर वगैरह रह चुका है, ऐसी कोई हिस्ट्री है, तो उनको ये वाला ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज उनकी स्किन कैसी है, सेंसिटिव है। तो उनको इस टाइप का जो ट्रीटमेंट है वो अवॉइड करना है। फुल स्पेक्ट्रम यूज इन दिस थेरेपी कैन कॉज सनबर्न। इसमें ज़्यादा तेज स्पेक्ट्रम यूज करने से सनबर्न भी हो सकते हैं, तो वो काफ़ी ख्याल से करना है और प्रॉपर नॉलेज में, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे ही करवाना है, या फिर सीखना है उसको करने से पहले। अम, अगर हमने प्रॉपर तरीके से नहीं किया और लाइट्स ज़्यादा है, तो प्रीमेच्योर एजिंग को भी ये बढ़ा सकता है। हमारी स्किन उससे डैमेज भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। तो इसलिए ध्यान से करना है, समझ के करना है कि लाइट कौन सी होनी चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए। उसके बाद हमारा है एक थेरेपी और बचा हुआ था, जस्ट अ मिनट। मड थेरेपी। मड थेरेपी और है हमारा, जो कि पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में। तो मड थेरेपी मतलब, मड जैसे हमको पता चल रहा है मिट्टी। मड थेरेपी इज अ टाइप ऑफ पंच भौतिक चिकित्सा ऑफ आयुर्वेदा। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आर बॉडी इज मेड, जैसे कि हमको पता है हमारे बॉडी 5 तत्वों से बनी है, और पृथ्वी तत्व को हम यहाँ बैलेंस कर रहे हैं, बिकॉज हम पृथ्वी से ही मिट्टी को यूज करेंगे। तो क्या प्रिंसिपल्स हैं मड थेरेपी के? मड हैज द पावर ऑफ अब्सॉर्ब द टॉक्सिन्स। मतलब कैसे, किस प्रिंसिपल पे मड थेरेपी काम करती है? हमारी बॉडी में डिसीजेस हैं, तो डिसीज को क्या करती है, जो टॉक्सिन्स की वजह से डिसीज होता है, ऐसा नेचुरोपैथी आयुर्वेदा दोनों ही मानते हैं कि कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स हैं बॉडी में। तो मिट्टी क्या करेगी, उस टॉक्सिन को अब्सॉर्ब कर लेगी, और फिर उसको अब्सॉर्ब करके जब हम मिट्टी को धोएंगे तो साथ में वो टॉक्सिन्स एलिमिनेट हो जाएंगे। मड reduces rigidity of muscles and hard tissues of to soften tissue। मतलब उनका कहना है कि मड क्या करता है, हमारी बॉडी में जो रिजिडनेस होता है, हार्डनेस होती है ना, टाइटनेस, मसल्स का टाइटनेस, उसको रिलीज कर देता है और हमारे टिश्यूज को हार्ड से सॉफ्ट बना देता है। इसके अलावा मड हैज ग्रेट एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शंस। तो एंटी इन्फ्लेमेशन के जैसे भी हम इसको वाउंड, अपने घाव और एक्ने, मुहासे, फुंसियाँ, अर्थराइटिस, इन सब चीज़ों के लिए मड थेरेपी काफ़ी यूज़फुल है। मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? मोड ऑफ एक्शन ऑफ मड थेरेपी, थर्मल इफेक्ट। क्या क्या है इसका मोड ऑफ एक्शन? थर्मल इफेक्ट। मड हैज द कैपेसिटी टू होल्ड द टेम्परेचर। मतलब वो क्या करता है, अपने आप में टेम्परेचर को होल्ड कर लेता है, चाहे वो हो हॉट हो या कोल्ड हो। हॉट पैक्स, इसलिए हम क्या करते हैं, मिट्टी के एक टेम्परेचर पे उसको लगाते हैं। हॉट पैक्स आर यूज टू इम्प्रूव द सर्कुलेशन।
आप समझिए किसी को ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है, तो उसको थोड़ा-सा हॉट पैक्स इस्तेमाल किए जाएँगे जिससे उनका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो और उससे जुड़ी हुई जो भी डिसीज़ उनको हुई है वो ठीक हो जाए। कूल पैक्स उनको लगाए जाते हैं जिनको पित्त का प्रॉब्लम है, उनकी बॉडी में हीट बढ़ी हुई है, तब उनको गर्म मिट्टी नहीं लगाई जाएगी, तब उनको ठंडी मिट्टी लगाई जाएगी जिससे कि उनका पित्त जो बढ़ा हुआ है वो वापस नॉर्मल हो जाए। केमिकल इफ़ेक्ट होते हैं कुछ इसमें, मिट्टी में जो केमिकल्स होते हैं कुछ जो मिनरल्स हैं सॉरी, मिनरल्स जो है ना वो हमारी बॉडी में जाए, जैसे ज़िंक है, कॉपर है, आयोडीन है, तो ये सब जाके हमारी बॉडी को ठीक करें। उसके बाद मैकेनिकल इफेक्ट है, द प्रेशर ऑफ द मड ऑन द बॉडी सरफेस एंड द ऑस्मोटिक चेंजेस लीड टू सॉफ्टनिंग ऑफ स्किन। मतलब एक मैकेनिज्म ऐसा काम करता है कि जब वो टाइट हो जाती है मिट्टी हमारी बॉडी पे सूखने के बाद, तो एक ऐसा एक प्रोसेस चलता है जिसकी वजह से हमारे जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाती है, वो ऑस्मोटिक चेंजेस की वजह से। अब ये तो हमको पता चल गया कि मड थेरेपी किन प्रिंसिपल्स पे काम करती है, बट हमको हमको क्या करना है कि हमारी जो किस तरह की मिट्टी को हमको यूज़ करना है, कैसे टाइप की होनी चाहिए वो मिट्टी। तो मिट्टी ब्लैक ब्लैक अलग अलग टाइप की मिट्टी हमारे एंशियंट जो टेक्स्ट हैं उनमें बताई गई है, क्योंकि ये बहुत पुराना कल्चर है। मड थेरेपी जो भी नया नहीं है कुछ भी, सब इसमें सब चीज़ें पुरानी है, बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। तो किस टाइप की 5 टाइप की मिट्टियों को बताया गया है। 5 टाइप की मिट्टी बताई गई है। अम, हरित संहिता में 5 टाइप की मिट्टी का बताया गया है। पहली कृष्ण मतलब ब्लैक सॉइल, दूसरी रक्त मतलब रेड सॉइल, तीसरी श्वेत मतलब व्हाइट सॉइल, चौथी पीत मतलब येलो सॉइल एंड द फिफ्थ नील मतलब ब्लू सॉइल। 5 तरह की मिट्टी। पहली मिट्टी जो ब्लैक है वो किस लिए है? पॉइजन, स्किन डिसऑर्डर, स्पॉन्डिलाइटिस, इसके लिए ब्लैक सॉइल यूज की जाती है। रेड सॉइल यूज की जाती है एब्डोमिनल पेन, पैरालिसिस, हाइपोथायरॉइड के लिए। व्हाइट सॉइल यूज की जाती है ब्रेन, लिवर डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन, इंसोम्निया, एंजाइटी, न्यूरोसिस, इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए व्हाइट मिट्टी को यूज किया जाता है। चौथा है फोर्थ येलो मिट्टी, पीत, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, इस तरह की मिट्टी यूज की जाती है। अ, उसके बाद फिफ्थ है नील या ब्लू, स्नेक बाइट, कॉलेरा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, इनके लिए लास्ट मतलब हमारी ब्लू वाली मिट्टी को यूज किया जाता है। इनका एक स्पेसिफिक प्रिपरेशन होता है, ऐसा नहीं हमने कोई भी मिट्टी उठाई और लगा ली। वो मिट्टी में मेडिसिनल वैल्यू होनी चाहिए, जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे प्राचीन जो पहले के ग्रंथ हैं उनमें बताई गई है 5 टाइप की मिट्टी, मतलब उनके अंदर मेडिसिनल वैल्यूज है कि वो स्पेसिफिक डिसीज को ठीक कर सकती हैं। तो फिर प्रिपरेशन का भी कोई तरीका होगा, तो क्वालिटी चेक करनी पड़ती है मड की। मड यूज्ड फॉर थेरेपेटिक पर्पस शुड बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम कॉन्टामिनेशन, किसी भी तरीके से उसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, है ना। और वो क्लीन होनी चाहिए कि आपकी बॉडी पे स्क्रैच ना आ जाए, इस तरह का उसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, तो उसको पहले चेक करना पड़ेगा। इट शुड बी टेकन एट 60 सेंटीमीटर डेप्थ, उसको ऊपर से मिट्टी उठाई गई उसको नहीं यूज कर सकते, 60 सेंटीमीटर की डेप्थ से वो मिट्टी को निकालना पड़ेगा जिससे कि ऊपर सरफेस पे जो गंदगी होती है वो उसमें ना आए, उसके बाद फिर भी क्लीन करना पड़ेगा। बिफोर यूज मड शुड बी ड्राइड इन सन रेज, उसके लिए उसके पहले धूप में मिट्टी को थोड़ा सुखाना भी पड़ेगा। उसके बाद मड पैक बनाए जाते हैं, मड से बाथ किया जाता है, मतलब पैक बना के नहा लिया जाता है। मड पैक को 30 मिनट के लिए लगा के छोड़ दिया जाता है। मड बाथ, प्रिपेयर्ड मड मड इज अप्लाइड ओवर द फुल बॉडी, मतलब मड पैक में क्या होता है स्पेसिफिक पोर्शन पे हम मिट्टी लगाते हैं 30 मिनट के लिए, और मड बाथ में क्या होता है पूरी बॉडी पे लगा लेते हैं और 45 टू 60 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। एंड उसके बाद अम, अपने हेड को कवर करके बाकी बॉडी को एक्सपोज किया जाता है सन रेज में मड बाथ के टाइम पे, और 60 मिनट के बाद हम बाथ ले सकते हैं। उसके बाद सम स्पेसिफिक मड आर यूज टू बी इंटरनल यूज इन मैनी डिसऑर्डर्स लाइक फ्रेंच क्ले इन एस्थमा, फूड पॉइजनिंग, कॉन्स्टिपेशन, इनमें कुछ बहुत ही स्पेसिफिक टाइप की मड का
इंटरनल यूज भी होता है। तो जैसे कि हमने पढ़ लिया बेनिफिट्स क्या हैं मड थेरेपी के। अभी हमने प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, क्वालिटी पढ़ ली, प्रिपरेशन पढ़ लिया, उसमें क्वालिटी था और कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं वो था। अब है बेनिफिट। मड काफी रिफ्रेशिंग होता है ना। और फॉर बाउंड्स एंड स्किन डिसऑर्डर्स एप्लीकेशन ऑफ मड इज द ट्रू बैंडेज। बाउंड्स के लिए और हमारे स्किन डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। मड थेरेपी यूज्ड फॉर गिविंग कूलनेस टू द बॉडी, हमारी बॉडी को कूलनेस देता है। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, टेंशन, हाई बीपी, स्किन डिसीजेस में बहुत ही अच्छा है। फेस पे अगर हम लगाते हैं तो क्या होता है, इम्प्रूव द कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्किन, हमारे स्किन का कॉम्प्लेक्शन इंक्रीज करता है। रिमूव एक्ने, मतलब मुहासे फुंसियां जो होता है उसको रिमूव करेगा। स्किन के पोर्स को ओपन कर देता है। इट एलिमिनेट्स डार्क सर्कल्स, हमारी आंखों के आसपास कभी कभी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, उसको भी एलिमिनेट करता है। एब्डोमेन के लिए क्या फायदा है, एलिमिनेट ऑल काइंड ऑफ इंडाइजेशन, किसी भी टाइप का इंडाइजेशन का प्रॉब्लम अगर है तो वो रिलीज हो जाएगा इससे। डायरिया है, गैस्ट्रिक एब्डोमिनल पेन है। हेड के लिए, हेडेक जब होता है किसी को, माइग्रेन होता है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और इसके अलावा और कुछ बेनिफिट्स हैं लाइक मस्कुलर पेन, स्प्रेन, एनी टाइप ऑफ एलर्जी, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, ये सारे फायदे मर्ड थेरेपी से हो सकता है। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी कुछ होते हैं तो उनका ध्यान रखना है। जैसे कि पल्मिनरी ट्यूबरकुलोसिस रेस्पिरेटरी एक डिसीज है, उसमें नहीं यूज करना है क्योंकि ये वो एक एलर्जी टाइप का होता है तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है। और कुछ कटे हुए मतलब बाउंड होते हैं घाव टाइप के, तो उसमें अगर हम ऐसे मिट्टी लगाएंगे और उसमें कुछ भी थोड़ा भी मिट्टी प्रॉपर नहीं रही तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है। इन्फेक्शन बढ़ सकता है उससे। कैंसर का पेशेंट हो या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन हो तो नहीं करना है। उसके अलावा सेंसिटिव पेशेंट टू प्रेशर, द वेट ऑफ द मड माइट कॉज, मतलब क्या, जिनको किसी किसी को मड के प्रेशर से प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता हो, हाई बीपी रहता हो, और सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में जिनको इनसफिशिएंट ब्लड का प्रेशर है, प्रॉपर उनका सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो उनको भी सोच समझ के हमको ध्यान से भी अप्लाई करना होता है मड थेरेपी का। तो ये थे हमारे, जस्ट अ मिनट, दिस इज द, ये हमारे 5 टाइप के थेरेपीज़ थे, हमारे 5 टाइप के एलिमेंट्स को बॉडी में बैलेंस करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए। जैसे कि हमको पता है नेचुरोपैथी कैसे काम करती है, प्रिवेंशन भी करती है डिसीज़ का, क्योर भी करती है, और अगर हम ऑलरेडी हेल्दी हैं तो हमारी हेल्थ को प्रमोट भी करेगा। तो ये 5 थेरेपीज़ हमने पढ़े आज।